मार्केट रीच बढ़ाना इनकी, तो ये नैम के थ्रू होता है। जैसे आजकल ई नैम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज साइक्लोन आने वाला है, या आज रेनफॉल होने वाली है, या आज सन इतना सेंटीग्रेड पे रहने वाला है, या आज आपके हेल स्टॉर्म होने वाली, ओले पड़ने वाले हैं। वो सारे बैठ करके किसानों को जो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, जो वेरियस मेथड से सॉइल प्रोटेक्शन के, वाटर कैसे कम यूज किया जाए, वो वहां बताते थे। इंटरनेट एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चीज हो चुकी है। 5G आ चुका है, 4G खत्म हो चुका है, 6G आने वाला है। तो काफी फास्ट मीडियम से हम इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहां पहुंचा सकते हैं। तो जब हम इंफॉर्मेशन को इतना फास्ट मेथड से जब हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन फार्मिंग में भी यूज हो जाए। फिर इसमें एक आपकी स्कीम है ई नैम, जैसे मैंने पहले बोला था, इलेक्ट्रॉनिक नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्योंकि देखिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो फार्मर्स हैं वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इनको इतना आइडिया नहीं होता, ना ही इनको इतना आज की जो आपके फोन है या आपके जो आपकी ICT है, कम्युनिकेशन जो मेथड्स हैं, इनको ना पता है, ना ही इनको इतना आइडिया होता है। क्योंकि छोटे फार्मर्स हैं, ईल्ड कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है। तो मार्केट रीच बढ़ाना इनकी, तो ये नैम के थ्रू होता है। जैसे आजकल ई नैम इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू मार्केट बनाई गई है। आई रिमेम्बर वन थिंग, जो रीजनल स्टेट मतलब स्टेट में इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन दूरदर्शन दे गिव सर्टेन प्रोग्राम्स अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर इवन किसानों के लिए। तो अलग अलग प्रोग्राम से जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वो डिटेल में डिस्कस किया जाता है। सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट, टीवी देखो आप, जो एस्पिरेंट्स हैं टीवी देखो, उसमें बहुत सारे कुछ, स्पेशली दूरदर्शन जो चैनल होता है, ये जो आप मैम कह रहे हैं ना दूरदर्शन चैनल, मुझे बचपन का याद है, अपने बहुत छोटे की बात, दूरदर्शन जब मैं गया था तो उसमें शाम को आता था कृषि चौपाल करके एक प्रोग्राम था, वो आता था। उसमें यही बताते थे, वो सारे साइंटिस्ट बैठे होते थे, इंजीनियर होते थे वो, और आपके जो एग्रीकल्चर जो आपके पढ़ते हैं, जो आपके MA करते हैं, मास्टर करते हैं, वो सारे बैठ करके किसानों को जो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, जो वेरियस मेथड से सॉइल प्रोटेक्शन के, वाटर कैसे कम यूज किया जाए, वो वहां बताते थे कि किसान भाइयों देखिए ऐसा है, ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं, फर्टिलाइजर कैसे यूज करें, कितनी कम यूज करें, और सरकार क्या दे रही है सब्सिडी, वो आप पता करिए, वो आप जानिए, फर्टिलाइजर कहाँ से मिल रहा है। तो ये सब वहाँ डिस्कशन होता था, बहुत अच्छा बताया आपने प्रोग्राम ये। तो इफ यू सी दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, एक 10-12 प्रोग्राम्स आप लगातार देख लीजिए, तो व्हाट यू गेट इज यू विल बी अवेयर, ये दिस पर्टिकुलर थिंग, ये चीजें हो सकती हैं, ये स्कीम हो सकती है, ये पेस्टिसाइड यूज की सकती है, इस तरह का मतलब क्रॉप हो सकता है इस सीजन में, ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट में, ये प्रॉब्लम हो सकती है सेलिंग में, ये प्रॉब्लम हो सकती, मतलब सी व्हाट UPSC सेज इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड टू कंस्ट्रेंट, मतलब हर एक चीज के लिए क्या क्या एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस थिंग्स। जैसे अगर इसमें देखा आपने कहा कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट कुछ नॉर्मल कंस्ट्रेंट है, जैसे पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, उसी के लिए सरकार स्कीम लेके आई, कृषि उड़ान, रेल, आपको जो है मैंने बताया फार्मर रेल स्कीम, कि ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं है। दूसरा चीज क्या है, आपका जो मोबाइल आपके कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है, पहली चीज तो कोल्ड स्टोरेज जो सिस्टम है, जो वेयर हाउसिंग सिस्टम है, वही बहुत खराब है, बहुत पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। कई टाइम न्यूज आती है कि कितना ज्यादा अमाउंट में आपका फूड खराब हो गया, रॉट हो गया, बारिश में भीग गया, क्योंकि वो क्या करते हैं, ओपन फूड स्टोरेज जो आपका सिस्टम है, सिर्फ एक पॉलीथीन से आपको वो डाल देते हैं ऊपर, और उसके थ्रू सिस्टम है। ये FCI का जो स्टोरेज है वहां ऐसा होता है। हाँ, अभी ये रिसेंटली हुआ था इन हरियाणा, वहां पे राइस स्टोरेज किया गया था, और पूरा जो स्टोरेज है वो मतलब आउटडोर में था, तो पूरा खराब हो गया था, मतलब इतना सारा, एंड इट वाज गवर्नमेंट वर्क, नॉट प्राइवेट पीपल। और इसमें एक कंस्ट्रेंट और भी क्या हम लोग देख सकते हैं, कि जो फ्राइट कॉस्ट है, यानी जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपका रेलवे यूज करी जा रही है, उसकी जो फ्राइट है, या जो आपके ट्रक्स यूज किया, जो फ्राइट कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा है अपने इंडिया में। तो कुछ इस पे बनाना चाहिए, रेगुलेशन करना चाहिए, कुछ इसको चेंज करना चाहिए, कुछ कॉस्ट कम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को ठीक करा जाए, ऐसे कुछ चीजें करें जिससे कि आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाए। तो इसमें कुछ चीजें, जैसे आपके एक गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी, मॉडल APMC एक्ट, एक तो ये स्कीम लेके आई थी। APMC मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। नैम लेके आई थी 2015, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, NAFED एंड ट्राइफेड, ठीक है। तो नेशनल एग्रीकल्चर जो आपके फार्मर जो आपके सिस्टम है, वो ट्राइफेड आपके ट्राइबल एरियाज में,
आपके वो जो आपका रॉ मटेरियल है उनको कैसे करना है, आपके मार्केट तक पहुंचाना है, उसके लिए एक आपकी एजेंसी है। तो इसे कुछ सारे इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसके आपके रॉ मटेरियल को बेसिकली यहाँ पे चीज समझनी क्या है कि ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग क्या है। ट्रांसपोर्ट क्यों करना है आपको कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, उनका ट्रांसपोर्ट इजिली कंज्यूमर या मार्केट तक हो जाए। अगर फार्मर्स को मार्केट मिलेगी ही नहीं प्रॉपर तो उनको प्राइस ही नहीं मिलेगा प्रॉपर, इसलिए मार्केट सिस्टम को भी अच्छा किया जाए कि जो रॉ मटेरियल है वो गवर्नमेंट किसानों के थ्रू मार्केट तक पहुंचाए। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट और मार्केट में भी कुछ चीजें पढ़नी चाहिए। तो हियर व्हाट वी सी इज e-technology in the aid of farmers. तो e-technology where a farmer can use e-technology. ई-टेक्नोलॉजी में अगर नाम देखा जाए ना तो नाम से ही सारी चीजें यहाँ डिफाइन हो जा रही है। ई-टेक्नोलॉजी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके यूज से आप जो टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी के यूज से फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग मेथड, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग मेथड, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में जो आपका इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ये आपका ये चीज है। क्योंकि आज के टाइम आपको पता है कंप्यूटर, इंटरनेट एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चीज हो चुकी है। 5G आ चुका है, 4G खत्म हो चुका है, 6G आने वाला है। तो काफी फास्ट मीडियम से हम इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहां पहुंचा सकते हैं। तो जब हम इंफॉर्मेशन को इतना फास्ट मेथड से जब हम ट्रांसफर कर सकते हैं तो वो इंफॉर्मेशन फार्मिंग में भी यूज हो जाए, उसका प्रॉपर यूज हो फार्मिंग में या क्रॉपिंग में या फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। इसमें एक चीज और देखो कि ये सबको पता होगा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो लॉन्च करी जाती हैं वो क्यों करी जाती हैं? कुछ 2-3 चीजें उसमें आती हैं। पहला तो वेदर फोरकास्ट के लिए। अब वेदर फोरकास्ट नॉर्मल पर्सन के लिए तो टोटली वेस्ट है, भाई मुझे आपको बारिश होने वाली है इससे क्या लेना देना। लेकिन जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज साइक्लोन आने वाला है, या आज रेनफॉल होने वाली है, या आज सन इतना सेंटीग्रेड पे रहने वाला है, या आज आपके हेल स्टॉर्म होने वाली, ओले पड़ने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और ये कैसे पहुंचाई जा रही है इसकी इंफॉर्मेशन किसानों तक? विद द यूज ऑफ ICT। मोबाइल फोन सबके पास हैं आज, किसानों के पास मोबाइल फोन है, फार्मर के पास नहीं है तो उनके फैमिली के पास है। तो वो देख के बोलते हैं पापा देखो आज ऐसा होने वाला है। तो काफी इससे मेथड से काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है के टाइम में। से कि अभी हार्वेस्टिंग की है, मान लो धान हार्वेस्टिंग की है, निकाल के उसको सूखने के लिए डाला जाता है। बिल्कुल। तो वहां पे सुखाते वक्त अब बारिश आ गई, बिल्कुल। तो इफ यू नो यू कैन टेक सम प्रिकॉशंस, सो यू कैन से इन अदर वर्ड्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दिस इज द थिंग। इसमें जो मैं बता रहा था इसमें है क्या इसका यूज ई टेक्नोलॉजी का, इससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? आप देखिए प्रोडक्टिविटी से इससे काफी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब फार्मर्स को इजिली पता हो जाता है कि कब क्या वेदर है, कौन सी चीजें कैसे यूज करनी है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, पेस्टिसाइड कौन से यूज करने, फर्टिलाइजर कौन से यूज करने। इजिली वो इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं आजकल बन रहे हैं काफी ज्यादा स्पीड से, सॉइल हेल्थ कार्ड है। तो ये सब कैसे, ये सब जो ई टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू काफी ज्यादा इजिली किसानों तक पहुंच जा रहे हैं। फिर क्या है इसमें ईल्ड भी देखो बढ़ रही है। आप मार्केट लिंकेज, मैंने अब बात करा कि मार्केट, तो मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दिया था ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन और जो आपकी ICT है उसके थ्रू आपके जो मार्केट पे लिंक करा जा रहा है किसानों को कंज्यूमर कंजम्पशन मार्केट से, कंज्यूमर से। फिर आपका क्या है? नॉलेज भी एक पार्ट है। आज फार्मर्स को इजिली मोबाइल्स के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू इजिली उन्हें ये पता हो जाता है कि कितने परसेंटेज में कौन सी सॉइल पे कौन सा पेस्टिसाइड, कौन सा फर्टिलाइजर, कितना पानी यूज किया जाए जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा हो, जिससे कि यील्ड ज्यादा हो। तो नॉलेज भी एक पार्ट है इसका। कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं और कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं इसके लिए। तो जैसे एडवांटेजेस देखो, आप प्लानिंग में काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है ICT से। कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गया है। पहले कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कम था, लेकिन अब मोबाइल आने से, ई टेक्नोलॉजी आने से काफी ज्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। इनोवेशन बढ़ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए क्रॉप्स आ रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? इसी थ्रू आ रहे हैं। आउटरीच बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रही है। कोई किसान यूपी का बेच सकता है साउथ इंडिया में। अब वो कितनी ज्यादा आउटरीच बढ़ गई है। ICT से, ई-नैम से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं न्यू। उसमें कुछ इनिशिएटिव जैसे ई-नैम मैंने आपको बताया, एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक ये है, एग मार्क नेट एक ये इनिशिएटिव सरकार ले रही है। ई चौपाल, अभी मैंने चौपाल की बात करी थी, ई चौपाल भी इनिशिएटिव है जिसमें वेरियस पर्संस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो आप PhD होल्डर हो, ये सब आकर के एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके किसानों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। यू कैन से चौपाल एक्सपर्ट्स कमिंग टुगेदर, ओपिनियन, यस एग्जैक्टली मैम। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे भी काफी फायदा मिला है आज के टाइम में
फार्मर्स को, डायरेक्ट उनके अकाउंट में सब्सिडी पहुंच जाती है। तो इससे भी काफी उनको इनपुट्स में यूज होता है, इनपुट्स में वो यूज कर लेते हैं उस सब्सिडी को। कई सारी स्कीम चल रही जिसमें किसानों को पैसा दिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना। तो उसमें क्या किसानों को कुछ रुपए मिलते हैं हर महीने, हर कुछ महीने में, तो वो उनको डायरेक्टली उनके बेनिफिट इसके मनी के वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये डीबीटी एक अच्छी स्कीम है। एक मिशन चलने वाला अभी चलाया है सरकार ने 2021 से 2025 में, इसे कहते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है ये 2021 में शुरू हुआ था और 2025 में इसका एंड होगा। फिर आगे फ्यूचर में बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी 5 साल के लिए मिशन लाए गए हैं। और इसमें ये लोग क्या लाए हैं, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जो आपके ज्योग्राफिकल आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे जिस कहते हैं, ड्रोन्स हो गए, रोबोट्स हो गए, इन सब के थ्रू आपके एग्रीकल्चर में इनोवेशन कैसे करी जाए, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, कैसे ईल्ड बढ़ाई जाए, कैसे इनपुट्स का यूज सुटेबल तरीके से कराया जाए। इनपुट्स यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, पानी हो गया, पैसा हो गया, मनी हो गया, रिसोर्सेस, ये सब चीजें कैसे हैं। एग्री स्टैक भी एक प्लेटफॉर्म है, इसका भी वही काम है कि डिफरेंट एक्सपर्ट की ओपिनियन प्रोवाइड कैसे कराई जाए किसानों को। वो यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म भी है। इस तरीके से वेरियस चीजें हैं, ये सब चीजें। एक और मैम यहाँ पे चीज देखो, एफपीओस आज के टाइम में फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनको बढ़ाने की बात करी जा रही है, इनको बढ़ाने की बात करी जा रही है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी तो छोटे से एरिया के किसान आपस में मिल करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो फार्मर प्रोडक्शन और मार्केट ढूंढ सकते हैं। तो एफपीओस दे कैन चूज अ पर्टिकुलर क्रॉप, सब मिलके सारे छोटे छोटे फार्मर्स, एग्जैक्टली, और वो अगर सब मिलके प्रोड्यूस करेंगे, क्रॉपिंग ज्यादा होगी, तो उसके लिए मार्केट भी आसानी से मिल जाएगा, और फैक्ट्री भी, अगर कैश क्रॉप है तो यू कैन इवन प्लांट अ फैक्ट्री एज वेल। तो अगर ऐसा कुछ क्रॉप है जो कि एक्सपोर्ट कर सकते हो, या ऐसा कोई क्रॉप है जो आप डायरेक्टली किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बेच सकते हो, हाँ। तो इस तरह के क्रॉप्स के लिए व्हाट गवर्नमेंट वांट्स इज के बहुत सारे फार्मर्स को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, उसे एफपीओ कह दिया गया है। तो इस तरह के सो मेनी स्कीम्स गवर्नमेंट, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं इसको जाकर के नेट से। हियर लेट्स सी व्हाट यूपीएससी इज टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, रीजंस व्हाई cropping pattern differ, factors influencing cropping pattern and emerging trends in cropping pattern, long run effects of current trends in cropping pattern. ये सारे हम लोगों ने देख ही लिए already. See the different types of cropping pattern. The cropping pattern, crop, what is crop and what the pattern? You have to know. What UPSC says, modes of irrigation. इसमें let's see what UPSC is talking about. Sources of irrigation, choosing an irrigation system, problems associated with irrigation. So here, progress of irrigation under 5-year plan. We just talk about the environmental effects of irrigation का environment effect we discussed it. एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है, काफी ज्यादा पानी कवर आपका जो आपका लेवल डाउन हो चुका है, ये सारे हैं। So here a need for systematic irrigation reforms, a process of agricultural marketing and marketing channels, functionaries, cost, etc. A role of FCI, regulated markets, warehousing system, cooperative marketing, we just talk about shortcomings of current agricultural marketing process, APMC. National Agricultural Market, NAM, farmers producers organization, FPO, yes, contract farming, it's we have to discuss. आपने ये दो नाम लिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये बच्चों को पढ़ने चाहिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग भी बहुत आज के टाइम में किसानों के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज है, फार्मर्स के लिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग हो जाएगी, बहुत सारे फार्मर्स आपस में। कोऑपरेटिव फार्मिंग में एक बेस्ट एग्जांपल है मिल्क का, व्हिच इज अमूल। एग्जैक्टली। और आपके जहाँ से आप आते हैं ना, बैंगलोर, कर्नाटका, इस स्टेट से, यहाँ पे भी मैंने देखा है कई सारे के फूड प्रोसेसिंग आपके जो सेक्टर्स हैं बहुत बूम पर है। आपके मिल्क सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग देखा जाए बहुत बूम पर है। आपके यहाँ वेरियस छोटे-छोटे सिल्क देख लो आप, तो ये आप देखो कि ये कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक टाइप है। आपका फूड प्रोसेसिंग में तो बहुत ज्यादा आजकल हो चुका है, और खासतौर से साउथ इंडिया में, बैंगलोर में तो बहुत ज्यादा उसके आसपास। एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक टाइप है। कोऑपरेटिव और कॉन्ट्रैक्ट दोनों डिफरेंट चीजें हैं, बच्चों को पढ़ना चाहिए इनको। इस पे क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है फ्यूचर में। फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है कमोडिटीज में, शेयर मार्केट में जाकर कैसे होता है। वी ऑलरेडी डिस्कस ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स टेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सारी चीजें वी हैव सीन। एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी,
rationale for subsidies, types of subsidies, and effectiveness, extent, and problems of subsidies. A clash with a WTO agreement. ये अब सब्सिडीज की बात आती है इसमें, यहाँ पे फार्मिंग सिस्टम में, इसमें एग्रीकल्चर में, तो सब्सिडीज पहली बात तो क्यों दी जाए, सब्सिडीज कोई कंट्री में क्यों मिल रही है? सब्सिडी तभी मिल रही होगी, दो वजह उसकी बेसिक होंगी। या तो वहां के जो फार्मर्स होंगे काफी वीक होंगे, मार्जिनल होंगे, स्मॉल फार्मर होंगे, आपका लैंड होल्डिंग साइज बहुत स्मॉल होगा, प्रोडक्शन काफी कम हो रहा होगा, ईल्ड काफी कम होगी, पर हेक्टेयर ईल्ड काफी कम होगी, इसीलिए सब्सिडी मिल रही होगी ना। इन लेमैन्स लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल हम हिमाचल में, कश्मीर में सेब उगाते हैं, अगर हम वहां पे बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दिया जाए तो क्या होगा, वो सेब की जो वैल्यू होगी, जो कीमत होगी, मार्केट में कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम यूएसए से सेब इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे 150-200 रुपए मैक्सिमम किलो में मिल जाते हैं। अगर हम अपने उगाए सेब को ज्यादा सब्सिडी दे देंगे तो वो अगर 50-60 रुपए में बेचने लग जाएं तो वहां के सेब कोई खरीदेगा नहीं। तो व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल लेवल, व्हाई WTO इन्वॉल्व इन योर जो आपके विद इन द कंट्री व्हाट यू आर गिविंग सब्सिडी, तो उनके साथ हमारे एग्रीमेंट में क्लैशेस क्यों होते हैं? क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट की बात आती है, अगर ये काम अगर हम करेंगे तो वो भी करेंगे। कल को हमारा वहां पे कोई टेक्सटाइल जाता है, वी गिव फॉर एग्जांपल वी सेंड पटसन, तो वहां पे पटसन रहेगा वो, हाँ जूट, तो अगर वहां पे उन्होंने सब्सिडी दे दी, हमारा मार्केट खराब हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट खराब हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वेयर वी फेस इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स में डिस्प्यूट फेस करते। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, सारे कंट्रीज, सारी मार्केट इंटरलिंक्ड है। तो आप जो कह रही हो, अगर सपोज किसी कंट्री ने आपस में प्रोडक्शन मतलब हो रहा है, वहां से वो चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है और दूसरे देश में आ रही है, तो इससे क्या होगा, उनके यहाँ के प्रोडक्ट काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। अपने देश में अगर सब्सिडी ज्यादा मिल रही है तो प्रोडक्ट काफी सस्ते हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, दूसरे देश की मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आगे कॉस्टली हो जाएगा, तो कोई ले। जो आपने काफी अच्छा एग्जाम्पल था ये ग्लोबलाइजेशन का, WTO का। तो सब्सिडी जो है, जो मैं कह रहा था कि किस वजह से मिलती है, बेसिकली दो वजह हो सकती है। पहला तो काफी वीक होंगे फार्मर्स, ईल्ड काफी कम होगी की क्रॉप की, प्रोडक्शन काफी कम होगा, पर हेक्टेयर आपका जो प्रोडक्शन होगा काफी कम होगा क्रॉप का, मार्जिनल फार्मर होंगे, स्मॉल फार्मर होंगे। दूसरी चीज क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को। तो सब्सिडी क्या है, ये एक प्रोएक्टिव मेजर है, ठीक है, फार्मर्स की हेल्प के लिए मोस्टली दी जाती है। मैंने जैसे कहा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, क्योंकि उन्हीं को नीड है। और नीड क्यों है, इनपुट्स के लिए, जो भी आपके इनपुट होते हैं, पैसा लगना है, पानी लगना है, फर्टिलाइजर लगने हैं, सीड्स लगने हैं, उसके बाद देख रेख होनी है, स्टोरेज करना है, तो ये सब इनपुट्स हैं। यहाँ पैसा, यहाँ पे कई सारे इनपुट्स लगते हैं, लोग लगने हैं, फार्मर्स में लेबर लगनी है, तो पैसा चाहिए ना उसके लिए, तो सब्सिडी देनी पड़ेगी। बिजली लगनी है, आज के टाइम में ट्यूबवेल लगाते हैं लोग, पानी लेते हैं वहां से। अभी आपने कहा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है यूजुअली, लेकिन हमारे यहाँ पे बड़े फार्मर्स भी सब्सिडी लेते हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज उठा लेते हैं, ज्यादा फायदा उठा लेते हैं इसका। ये लूप होल्स हैं, आप कह सकते हो तरीके से। तो सब्सिडीज किस किस सेक्टर में मिलती है? फूड सेक्टर में मिलती है, फर्टिलाइजर सेक्टर में मिल सकती है, इरिगेशन के लिए मिल सकती है, पावर के यूज के लिए, उसके लिए मिल सकती है, और लोन्स के टाइप में मिल सकती है। सब्सिडी किसी भी टाइप में मिल सकती है। एक्चुअली सब्सिडी का कॉन्सेप्ट है कहाँ पे, आप देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48, उसमें लिखा गया कि स्टेट की ये ड्यूटी होगी कि वो मॉडर्नाइज करे एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, एग्रीकल्चर सिस्टम को करे मॉडर्नाइज। तो मॉडर्नाइज तभी कर पाएगी जब सरकार के थ्रू कुछ हेल्प मिलेगी। सब्सिडी वही हेल्प है। तो बच्चों को ऐसे पढ़ना चाहिए।